गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू कंपटीशन गुरु चंडीगढ़। कंपटीशन गुरु चंडीगढ़ पूरे नॉर्थ इंडिया का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां एक ही रूफ के नीचे आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, जो भी मोड आपके लिए कंफर्टेबल है। आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप कोई भी इनमें से मोड चूज करके अपना जो गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना है वो पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मास्टर कैडर इंग्लिश की जो वैकेंसीज आने वाली हैं और हमारा जो नया बैच है वो मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो उसी कड़ी में हम आपके लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं जो कि आपको मास्टर कैडर इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद लिटरेरी टर्म्स और जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या हम आपके लिए लेके आए हैं। देखिए, जो आपका लिटरेरी फॉर्म्स और एंड टर्म्स की जब बात करते हैं तो सबसे पहले आपके साथ लिए हम लेकर के आए हैं अफेक्टिव फैलेसी। जो अफेक्टिव फैलेसी क्या होती है? इट इज अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन द पोएम एंड इट्स रिजल्ट। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक तरह से कंफ्यूजन है पोएम और उसके रिजल्ट को लेकर के। इट इज द एरर ऑफ इवेल्युएटिंग अ टेक्स्ट बाय इटसेल्फ। देखो, जो टेक्स्ट लिखा होता है पोइट्री के अंदर, उसी को इवेल्युएट करने में जब आपको कोई परेशानी आती है, जो कठिनाई आती है, उसी को अफेक्टिव फैलेसी कहा जाता है। जैसे कैथेसिस, डिडिक्सिज्म एंड कम अंडर इट्स कैटेगरी एज दीज थियरीज जज अ पोएम ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इफेक्ट्स ऑन द रीडर। क्योंकि ये जो थियरी है, ये थियरी क्या करती है? ये जज करती है पोएम को कि उस पोएम का रीडर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। जैसे कि W.K. विमसेट एंड द मॉनरॉय बेड्सली जो कॉइंड दिस टर्म, इन्होंने इस टर्म को शुरू किया था और इसी को अफेक्टिव फैलेसी कहा जाता है, जिसके रिगार्डिंग आप क्या करते हो? पोएम को जज करते हो कि उसका रीडर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अलेक्जेंड्राइन क्या होता है? अलेक्जेंड्राइन की अगर हम बात करें, इट इज अ लाइन ऑफ वर्ड्स दैट हैज 6 iambic फीट एंड 12 syllable iambic लाइंस। देखो, iambic का आपको पता ही है कि जो iambic पैरामीटर होता है वो पोएम में एक तरह से क्या होता है कि स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड जो सिलेबल्स हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है। तो ये एक तरह से लाइन ऑफ वर्ड्स होती है जिसके अंदर 6 iambic फीट होते हैं और 12 syllable iambic लाइंस होती है। और iambic का मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या होता है। ये पहले आप अनस्ट्रेस्ड जो सिलेबस होते हैं उनको यूज करते हो और बाद में जो स्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं आप उनको यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका एलिगरी। एलिगरी कौन सी लिटरेरी टर्म्स है, फॉर्म्स है, उसके बारे में पता करते हैं। इट इज अ नरेटिव पोएम। एक तरह से नरेटिव पोएम होती है या फिर प्रोज होती है विच कैरीज अ सेकेंड मीनिंग बीनीथ द immediate surface account or an extended narrative which carries a second meaning along with its surface story। देखो, कोई भी एक स्टोरी होती है, जब आप उसको पढ़ते हो तो उसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो जो ऊपरी सरफेस से हमें देखने को मिलता है और दूसरा जो उसमें हिडन होता है, और इसी को बोला जाता है एलिगरी। उसके बाद इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं कि बनियान्स, द पिलग्रिम्स, प्रोग्रेस, स्पेंसर्स, फेरी क्वीन, ये सारे के सारे लिटरेचर से एग्जाम्पल हैं एलिगरी के। क्योंकि सरफेस अकाउंट के हिसाब से देखें तो इनका अलग मीनिंग निकलता है और थोड़ा सा अगर इसका सेकंड, जब इसको दोबारा से हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा डीपली सोचते हैं, तो उसके सरफेस से हट करके हमें उस स्टोरी का मीनिंग पता चलता है। इसी को बोलते हैं एलिगरी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो आपके लिए हम लेकर के आए हैं वो लेके आए अल्यूजन। अल्यूजन देखिए क्या होता है। It is a reference to a familiar thing or a person or event which is often mythical, resulting usually in provision of further meaning in compressed form. It is a brief and indirect inference to a person, place, thing or event. Historically, mythologically, literary and religious are types of allusions. देखिए, इनका मतलब क्या होता है कि एक तरह से जब आप किसी पर्सन के बारे में, किसी प्लेस के बारे में या किसी थिंग के बारे में इनडायरेक्ट रेफरेंस की बात करते हो, उसी को बोला जाता है अल्यूजन। यानी कि डायरेक्ट रेफरेंस नहीं होता, इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है। डायरेक्ट के माध्यम से इनडायरेक्टली वो बात आपको
समझाई जाती है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई डोंट लाइक योर क्विस्टिक आइडिया। क्विस्टिक मीन्स स्टूपिड एंड इम्प्रैक्टिकल। द एल्यूजन इज टेकन फ्रॉम द कर्वेंट्स डॉन क्विस्टो। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके सामने आती है वो आती है एनार्किज्म। एनार्किज्म क्या होता है? इट इज एन एरर इन द क्रोनोलॉजी और समथिंग लोकेटेड एट अ टाइम व्हेन इट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड और अकर्ड। देखिए, जब आप किसी ऐसी चीज के बारे में अपनी स्टोरी के अंदर, अपनी राइटिंग के अंदर जिक्र करते हो, आपने मेंशन तो कर दिया बट लिटरली वो उस टाइम पर होती नहीं है, इसी को बोला जाता है एनार्किज्म। अब नेक्स्ट क्या आता है आपका? एनाक्लोथन क्या होता है? इट इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड एनाक्लोथम। इट मींस लैकिंग सीक्वेंस, जिसके अंदर मतलब प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होता है। इट इज अ ब्रोकन सेंटेंस विच लैक्स अ ग्रामेटिकल सीक्वेंस और एब्रप्ट चेंज विद इन अ सेंटेंस फ्रॉम वन सिंथेटिक स्ट्रक्चर टू अनदर। देखिए, इसके अंदर ग्रामेटिक रूल्स, जो ग्रामेटिक सीक्वेंस की आप बात करते हो, उसके अंदर अब्रप्शन होता है, यानी कि आप सडनली सेंटेंस की फॉर्मेशन ही चेंज कर देते हो, और इसी को बोला जाता है एनाक्लोथन। अब इट हैज सिंथेटिकल इनकंसिस्टेंसी और इनकोहेरेंस विद इन अ सेंटेंस। इट इज अ शिफ्ट इन एन अनफिनिश्ड सेंटेंस फ्रॉम वन सिंथेटिक कंसेप्ट टू अनदर। देखो, एक सेंटेंस होता है जो कि अनफिनिश्ड होता है, और इसमें आप शिफ्ट करते हो सेंटेंस की फॉर्म को वन सिंटैक्टिक्स टू अनदर, यानी कि जिस सिंटैक्स के ऊपर आप सेंटेंस को बना रहे हो उससे बिल्कुल डिफरेंट उस पे आप ले जाते हो, इसी को बोला जाता है एनाक्लोथन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो हम आपके सामने लेकर के आए हैं, इसके एग्जांपल देखिए। यू रियली ओट वेल डू इट योर ऑन वे। देखिए, बिल्कुल, टू डाई टू स्लीप। अब देखो, बिल्कुल चेंज कर दिया आपने फॉर्मेशन को सेंटेंस की, और यही उसका मीनिंग है। आगे देखिए, नो मोर एंड बाई अ स्लीप टू से वी एंड द हार्ट अटैक एंड द 1000 नेचुरल शॉक्स द फ्लैश इज हियर टू डाई टू स्लीप और चांस टू ड्रीम एनी देयर इज द रब। तो ये हैमलेट से हमने ये लाइन ली आपको ये समझाने के लिए कि जब आप सेंटेंस का पूरा सिंटैक्स ही चेंज कर देते हो, अनफिनिश सेंटेंस होता है, उसी को आप एक जगह से मतलब दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हो, यही आपका एनाक्लोथन बोला जाता है। उसके बाद है एनाडिप्लोसिस। क्या होता है एनाडिप्लोसिस? इट इज अ रिपीटिशन ऑफ द फाइनल वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस और लाइन एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट। देखिए, मान लो कोई भी लाइन है या कोई भी सेंटेंस है, उसका जो फाइनल वर्ड्स है और वही जो है आगे आप दूसरे सेंटेंस की बिगिनिंग में उसे यूज करते हो, तो उसको बोला जाता है एनाडिप्लोसिस। इट इज नेसेसरी दैट द वर्ड शुड बी इन द बिगिनिंग और नियर द बिगिनिंग। ये ध्यान रखना आपने। जैसे व्हेन आई गिव माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन की कोटेशन है, वहां से हमने लिया गया है। देखो, यहां पे गिव पे आपने एंड किया और उसके लगभग नियरली बिगिनिंग में आपने इसको यूज किया है, यही आपका कहा जाता है एनाडिप्लोसिस। क्या कहा जाता है? एनाडिप्लोसिस। नेक्स्ट देखिएगा, एनाग्राम क्या होता है? एनाग्राम की अगर आप बात करें तो एनाग्राम है, इट इज अ वर्ड और फ्रेज विच इज स्पेल्ड बाय द रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड और फ्रेज। देखो, जब आप दूसरे किसी वर्ड और फ्रेज के लेटर्स को रीअरेंज करके कोई वर्ड लिखते हो या कोई फ्रेज लिखते हो, उसको बोला जाता है एनाग्राम। जैसे बाइनरी इंटू ब्रेनी, विलियम शेक्सपियर्स इंटू आई एम अ वीक स्पेलर। तो देखिए, ये सारे के सारे जो इनके लेटर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे जो भी लेटर आपने विलियम शेक्सपियर के नाम में यूज किए हैं वही आगे रिपीट हो रहे हैं, और इसी को बोला जाता है एनाग्राम। क्या बोला जाता है जी? एनाग्राम। नेक्स्ट आपका आता है एनालॉगी। एनालॉगी क्या होता है? इट इज एन इन्फ्लुएंस दैट इफ थिंग्स अग्री इन सम रिस्पेक्ट्स दे प्रोबेबली अग्री इन अदर्स। देखो, अगर वो किसी रिस्पेक्ट्स में अग्री करती है चीजें आपस में मीनिंग को लेकर के, तो वो दूसरे हिसाब से भी अग्री ही करेंगी, इसी को बोला जाता है एनालॉगी। उसके बाद आता है एनापेस्ट। एनापेस्ट क्या होता है? इट इज अ मेट्रिकल यूनिट विद अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल्स। यानी कि जैसे कोई भी वर्ड है, सबसे पहले तो अनस्ट्रेस्ड वर्ड होगा,
फिर से अनस्ट्रेस्ड वर्ड होगा, और लास्ट में आएगा स्ट्रेस, जिसके ऊपर आप स्ट्रेस करते हो जिस वर्ड के ऊपर। जब आप इस सीक्वेंस में सिलेबल्स को यूज करते हो उसको बोला जाता है एनापेस्ट। क्या बोला जाता है जी? एनापेस्ट। उसके बाद आता है जी एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? इट इज द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग सक्सेसिव क्लोजेस। जब किसी भी वर्ड की बिगिनिंग में जो क्लोज आपने यूज की है और वो सक्सेसिवली आपने यूज की है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लाइक एग्जांपल दे सकते हैं, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, यहां पे बिल्कुल सेम अगले में रिपीट हो रहा है, इन एवरी, फिर आगे इन एवरी वॉइस। तो ये विलियम ब्लेक की पोएम से लिया गया है, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक तरीके से एनाफोरा का यूज करते हैं। जब बिगिनिंग में सेम क्लोज हर सेंटेंस के रिपीट होती है, उसकी हम बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या आता है आपके सामने, एनास्ट्रफी क्या होता है। एनास्ट्रफी की अगर हम बात करते हैं, द रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज एनास्ट्रफी। जैसे जब आपने कोई नॉर्मल ऑर्डर में जिन वर्ड को आप यूज करते हो, अगर उसका रिवर्स आपने यूज किया है, उल्टा आपने बिल्कुल यूज किया है, तो आप उसको बोलते हो एनास्ट्रफी। जैसे कि पावरफुल यू हैव बिकम, द डार्क साइड आई सेंस इन यू, ये लिया गया है योदा इन द स्टार ऑफ द सीरीज से। तो देखिए ये बिल्कुल आपने क्या किया, जो नॉर्मल ऑर्डर होता है वर्ड्स का, ठीक है, ये इसको आप कैसे लिखते हैं, यू हैव बिकम पावरफुल, लेकिन आपने कैसे यूज किया, पावरफुल यू हैव बिकम। तो आप जब नॉर्मल ऑर्डर से हट करके रिवर्सली उसका यूज करते हो तो वो बोला जाता है आपका एनास्ट्रफी। एनोनियम क्या होता है? एनोनियम इट इज अ फिक्सियस नेम, काल्पनिक नाम होता है, यूज्ड व्हेन द पर्सन परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर सोशल रोल। ठीक है, एक तो इसको पेसुडोनियम भी बोलते हैं। जैसे जब आप किसी नाम से सोशली परफॉर्म करते हो तो वो आपका एनोनियम कहलाता है। क्या कहलाता है? एनोम। जैसे हमारे सीरियल में कई किरदार होते हैं, तो उनको जैसे उन्होंने कभी जैसे कृष्ण का रोल जिन्होंने किया है, तो उनको लोग कृष्ण के तौर पे ही देखने लग जाते हैं, तो उसको बोल जाते हैं एनोनियम। यानी कि काल्पनिक नाम को जब आप परफॉर्म करते हैं किसी सोशल रोल के लिए तो उसको एनोनियम कहा जाता है। उसके बाद है एनाटोनोमेसिया। क्या होता है जी? एनाटोनोमेसिया इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। जब एक आप प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के तौर पे यूज करते हैं तो उसको एनाटोनोमेसिया कहा जाता है। इट इज अ काइंड ऑफ मेटोनमी, एक तरीके से मेटोनमी है। इन इट एन एपिथेट और फ्रेज टेक्स द प्लेस ऑफ अ प्रॉपर नाउन। क्या है? किसी प्रॉपर नाउन की जगह कोई एडजेक्टिव या कोई फ्रेज, एपिथेट का मतलब एडजेक्टिव होता है, तो वो उसकी जगह ले लेता है। जैसे द बार्ड फॉर शेक्सपियर, जैसे बार्ड सुनते ही शेक्सपियर ध्यान आता है। द लिटिल मास्टर फॉर सचिन तेंदुलकर, जैसे सचिन तेंदुलकर का जो कॉमन, जैसे प्रॉपर नाउन तो सचिन तेंदुलकर हो गया, कॉमन नाउन क्या हो गया? द लिटिल मास्टर, उनके लिए यूज किया जाता है, तो इसको बोलते हैं एनोनोमेसिया। एनोनोमेसिया। उसके बाद देखिएगा अफोरिज्म क्या होता है? अफोरिज्म में एक शॉर्ट पिथी इंस्ट्रक्टिव सेइंग और सेइंग इज एफोरिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अ शॉर्ट पिथी इंस्ट्रक्टिव सेइंग, एक छोटी सी कहावत होती है जिसको एफोरिज्म कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अपोलोनियन डायनोसियन क्या होता है? अपोलोनियन डायनोसियन क्या होता है? इसमें आप देखेंगे दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू शो द अपोजिशन बिटवीन द रीजन एंड इंस्टिंक्ट, कल्चर एंड प्रिमिटिव नेचर। दे रिप्रेजेंट टू एवर प्रेजेंट टेंडेंसीज इन मैन। दिस टर्म वॉज यूज्ड बाय विसेक। तो देखिए जैसे हम बोलते हैं अच्छाई बुराई, तो ये क्या है? ये दोनों टेंडेंसी ह्यूमन के अंदर होती है। जब इन दोनों को दिखाया जाता है तो इनको बोला जाता है अपोलोनियन और डायनेसियन। उसके बाद है अपोलोग। क्या होता है जी? अपोलोग क्या होता है? इट इज अ शॉर्ट मोरल स्टोरी ऑफन विद एनिमल कैरेक्टर्स। बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं, कार्टून्स भी इसके ऊपर बहुत सारे बनते हैं। एनिमल के ऊपर जब कोई शॉर्ट स्टोरी बनती है तो उसको बोलते हैं अपोलोग। उसके बाद है अपोसोफेसिस। क्या होता है? अपोसियोफेसिस क्या होता है? इट इज अ रिहोर्टिकल डिवाइस
टू ब्रेक ऑफ इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस। देखो जो मिडल होता है सेंटेंस का, उसको ब्रेक करने के लिए रियोटिकल डिवाइस का आप यूज करते हो, उसी को बोला जाता है अपोस्ट्रोफेसिस। इट इज यूज्ड बाय राइटर्स ऑफ रियलिस्टिक कन्वर्सेशंस। द सेंटेंस रिमेन्स अनफिनिश्ड एंड द एंड इज लेफ्ट टू द इमेजिनेशन ऑफ द ऑडियंस। डोंट गो देयर और एल्स, अब ये साथ में क्या है, इफ ओनली डॉट 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 gets by believed in the green light the orgastic future the year by year recede before। और आगे देख के जब आप फर्दर पे देखोगे जो डॉट्स आते हैं, इसी को बोला जाता है ऑप्सियोफेसिस। ऑप्सियोफेसिस क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड पर जब हम चलते हैं, आर्किज्म क्या होता है। आर्किज्म द यूज ऑफ एन ओल्ड और ऑब्सोलीट वर्ड, इडियम और फॉर्म इज नोन एज आर्किज्म। क्लियर, जो पुराने वर्ड है, पुराने तरीके के जो इडियम और जो फ्रेजेस हैं, उनको यूज करना आर्किज्म कहलाता है। उसके बाद है आर्केटाइप्स। क्या होता है आर्केटाइप? क्या होता है? इट इज एन ओरिजिनल मॉडल ऑन विच समथिंग इज पैटर्न। कोई ऐसा ओरिजिनल मॉडल जिसके ऊपर कोई पैटर्न बना होता है, उसी को आर्केटाइप कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा एसिडेंटन क्या होता है। A figure of speech in which conjunction are omitted is known as accidenton। accidenton क्या होता है? जिसमें कंजंक्शन को ओमिट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। I came, I saw, I conquered, कहीं भी कंजंक्शन नहीं यूज हुई है, तो इसी को बोला जाता है आपका accidenton। नेक्स्ट देखिएगा ऑथोरियल इंट्रूजन क्या होता है। ऑथोरियल इंट्रूजन इज when the author knowingly breaks the form of narrative and begins to the address to the readers directly. It creates a kind of relationship between the author and the reader. It also creates irritation when it is used wrongly. Its instances include Hawthorne and the Scarlet Letter, Fitzgerald, the Great Gatsby and the Hugo in Les Miserables। देखो मान लो किसी की भी कोई स्टोरी है और मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूं अपने वर्ड्स में, उनको हटा करके डायरेक्ट रिलेशन बनाता हूं स्पीकर का और लिसनर्स का, लेकिन सम टाइम इट बिकम्स इरिटेशनल। मान लो अगर मैं सही से वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं जो वास्तव में वहां पे लिखी है, तो उससे इरिटेशन होना स्वाभाविक है। लेकिन इसी को कहा जाता है ऑथोरियल इंट्रूजन। जब आप जो ऑथर है उसकी बात में इंट्रूजन करते हो, जबरदस्ती आप उसको बदल करके किसी और वे में लेकर जाते हो। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी आपको पता होगा, आत्मकथा। जब इंसान अपने बारे में ही लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, जब वो अपनी लाइफ के बारे में ही लिखता है। ठीक है जी। एवेंट गैरेड क्या होता है। एवेंट गैरेड जो आपका गैरेड आपका क्या है। एवेंट गैरेड कवर्स आर्टिस्ट और राइटर्स हुज आइडियाज आर अहेड ऑफ देयर टाइम और अ न्यू राइटिंग विच शोज इनोवेशन इन स्टाइल एंड मैटर। देखो जब कोई नई तरह की राइटिंग आती है और नए तरीके से और नए मैटर से जब आप लिखते हो, जब आप एडवांस में यानी कि दुनिया जहां जैसा लिख रही है उससे हट करके थोड़ा सा आगे जा करके नई कोई टेक्निक लेके आते हो, तो उसी को बोला जाता है एवेंट गैरेड। उसके बाद है एक्सॉम। एक्सॉम क्या होता है जी। इट इज अ सेल्फ एविडेंट प्रोपोजिशन दैट नीड्स नो प्रूफ। ठीक है, जैसे नथिंग कैन बोथ बी एंड नॉट बी एट द सेम टाइम एंड इन द सेम रिस्पेक्ट। ये बिल्कुल ऐसी आपकी सेइंग है जिसमें आप कोई भी प्रूफ ले ही नहीं सकते, इसके लिए कोई प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं है, ये बिल्कुल अपने मीनिंग से ही क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा एवेंट गैरेड हम पहले पढ़ चुके हैं, एक्सियोम हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है आपका बैलेड। बैलेड क्या होता है। अब बैलेड इज अ पोएम विद अ स्टोरी। एक पोएम होती है जिसके अंदर एक कहानी होती है, यूजुअली सिंपल एंड वेरिंग इन साइज। It deals with some patriotic or romantic themes. It is associated with the folk tradition. It was originally written to be sung for the bards or wandering singers who used to sing while wandering from village to village, earning their livelihood. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने बहुत सारी ऐसी पोएम जो है जो बैलेड है जो आपने
पढ़ी भी होंगी 6 to 12, तो उसके बाद ग्रेजुएशन में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। एक तरह से पोएम होती है जिस पोएम के अंदर एक कहानी होती है, और ये यूज किया करते थे जो वॉन्डरर होते थे, जो कि अपने राजा महाराजाओं के लिए उन्होंने कहानियों को पोएम के रूप में पिरोया हुआ था, उनको सेटल किया हुआ था, इसी को बोला जाता है बैलेड। नेक्स्ट देखिएगा, बेथोस क्या होता है? अ चेंज फ्रॉम अ सीरियस सब्जेक्ट टू अ डिसअपॉइंटिंग वन, और फ्रॉम sublime to ridiculous in writing or speech is unknown as bathos. It was used by Pope in his essay Peribathos or the art of singing in poetry. जैसे no louder shrieks to pitting heaven are cast when husband or when lap dogs breathe their last. The rape of the lock से लाइन ली गई है। अब देखिए शुरुआत कैसे की, बिल्कुल सीरियस नोट पर, लेकिन उसके बाद देखो बिल्कुल वो एब्रप्शन उन्होंने डिसअपॉइंटिंग एंड की तरफ उसको लेकर गए, रिडिकुलस है उसकी तरफ वो लेकर गए, इसी को बोला जाता है बेथोस, और पोप ने इसको बहुत ज्यादा यूज किया था अपने टाइम। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो बायोग्राफी, देखो ऑटोबायोग्राफी होती है जब आप खुद के बारे में लिखते हो, बायोग्राफी होती है जब आप किसी और के जीवन के बारे में, उनकी घटनाओं के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में आप लिखते हैं, तो उसको कहा जाता है बायोग्राफी। क्लियर? ये सारे की सारी डेफिनेशंस हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको वही बता दिया कि किसी की जीवनी लिखना बायोग्राफी और खुद की जीवनी लिखना ऑटोबायोग्राफी। अब नेक्स्ट जो आती है ब्लैंक वर्स, इट इज अ अनराइम्ड वर्स यूजुअली इन इएनबी पेंटामीटर, वर्स ऑफ 5 फीट। पेंटामीटर क्या होता है? वर्स ऑफ 5 फीट, मतलब 3 अनस्ट्रेस्ड एंड 2 स्ट्रेस्ड, और ये बिल्कुल अनराइम्ड वर्स, इसके अंदर कोई राइम स्कीम नहीं होती है, और इसी को बोला जाता है ब्लैंक वर्स। उसके बाद है बर्गोसिस ड्रामा। बर्गोसिस ड्रामा क्या होता है? इट इज अ रियलिस्टिक ड्रामा विच प्रेजेंट्स एस्पेक्ट्स ऑफ मिडिल क्लास लाइफ। जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी जो जिंदगी है उसको जो रिप्रेजेंट करे उसको बोला जाता है बर्गोस ड्रामा। उसके बाद है बर्लिस्क। बर्लिस्क क्या होता है जी? It is a theatrical entertainment of broad and earthy humor. It consists of comic skits, short turns and sometimes striptease. देखो जब कोई आप छोटे छोटे स्किट्स करते हो लेकिन वो सब होती है हंसी मजाक के लिए, उसको ही बोला जाता है बर्लिस्क। उसके बाद आता है जी कैकोफोनी। कैकोफोनी क्या होता है? इट इंक्लूड्स लाउड कंफ्यूजिंग डिसएग्रीएबल साउंड्स और अगली साउंड्स। देखो बिल्कुल डिसएग्रीएबल साउंड है, कई बार क्या होता है ना कि जिस साउंड की जरूरत ही नहीं होती है या अननेसेसरली किसी साउंड के ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है, उसको बोला जाता है कैकोफोनी। मतलब वो साउंड से आप कभी भी अग्री नहीं कर सकते, और अगली साउंड होती है, इरिटेटिंग साउंड होती है, उसको बोला जाता है कैकोफोनी। उसके बाद है कैडेंस। क्या होता है जी? कैडेंस होता है इट इज अ रिदम इन पोएट्री एंड प्रोज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स। ठीक है। सिजोरा इट इज उसके बाद सिजोरा आता है। सिजोरा क्या होता है जी? इट इज अ ब्रेक और पॉज यूजुअली फॉर सेंस इन द मिडल ऑफ अ वर्स लाइन और काइंड ऑफ पॉज और ब्रेक इन अ लाइन ऑफ वर्स। जब आप किसी लाइन के अंदर या लाइन ऑफ वर्स के अंदर हल्का सा ब्रेक लेते हो अपनी भावना को बताने के लिए, अपने इमोशंस को तो स्ट्रेस करने के लिए, तो उसको बोला जाता है केसोआ। उसके बाद आता है जी कैरोल। कैरोल क्या होता है? A joyous song celebrating the birth of Christ is known as carol. कैरोल क्या होता है? जो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उनके जन्म की खुशी में जो वहां पे गाने गीत गाए जाते हैं, जो सॉन्ग गाए जाते हैं, उसी को बोला जाता है कैरोल। कैटेलेक्टिक क्या होता है? कैटेलेक्टिक होता है इट इज द मेट्रिकल इनकम्प्लीट लाइन ऑफ वर्ड्स, इट लैक्स वन और मोर सिलेबल्स। तो इसमें क्या होता है? कोई ना कोई एक या एक से ज्यादा सिलेबल की कमी होती है, इनकम्प्लीट लाइन होती है, और इसी को बोला जाता है कैटेलेक्टिक। नेक्स्ट देखिएगा कैथारसिस क्या होता है? द प्यूरगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर अराउज्ड बाय द एक्शन ऑफ द ट्रेजिक हीरो इज नोन एज द कैथेरेसिस। कैथेरेसिस क्या होता है? जब कोई ट्रेजिक हीरो आप यूज कर रहे हो या पढ़ रहे हो किसी स्टोरी के अंदर, नोवेल के अंदर, और जब उसमें इमोशंस ऑफ पिटी और फियर का जो प्यूरिगेशन होता है, अराउज होता है उसके एक्शन से, उसको बोला जाता है कैथारसिस। उसके बाद है कॉन्सरी क्या होता है?
इट इज एन इनफॉर्मल टॉक और एन आर्टिकल। एक तरह से इनफॉर्मली कोई बात करना, कोई आर्टिकल लिखना, ये बोला जाता है कॉजरी। उसके बाद है सोवेनिज्म। क्या होता है जी? फैनेटिकल पैट्रियोटिज्म इज नोन एज सोवेनिज्म, मतलब एक तरह से देशभक्ति, बहुत ज्यादा देशभक्ति जब किसी उसमें दिखाई जाती है उसको सोवेनिज्म बोलते हैं। किसी आइडिया के लिए, किसी विचार के लिए लड़ मरना, अपना जीवन जीना, उसको सोवेनिज्म बोला जाता है। क्लासिक बहुत ही सिंपल है, अ वर्क दैट इज ऑफ लास्टिंग इंटरेस्ट इन इज अ क्लासिक। ठीक है, जब कोई लॉन्ग लास्टिंग इंटरेस्ट की बात होती है उसको क्लासिक बोला जाता है। उसके बाद है जी क्लासिज्म। क्लासिकिज्म क्या होता है? द टर्म क्लासिकिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेंस ऑफ फॉर्म, बैलेंस एंड प्रोपोर्शन। इट इंप्लाइज नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल एंड सेंस ऑफ रियलिटी। इट इज एन एडेरेंस टू एक्सट्रीमली इम्पोज्ड रूल्स एंड कैनॉस। उसको बोलता है क्लासिकिज्म। क्लोज्ड कपलेट क्या कहा जाता है? देखिए क्लोज्ड कपलेट, देखो जो चीज सिर्फ जानकारी के लिए है उसमें मैं आपको कम स्ट्रेस दे करके बता रहा हूं, और जो चीज ज्यादा जरूरी है उसको मैं अच्छे से आपको, बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। उसके बाद देखिए क्लोज्ड कपलेट क्या होता है? इट इज अ राइम्ड कपलेट विच फॉर्म्स अ कंप्लीट सिंटैक्टिक यूनिट, ग्रामेटिकली और लॉजिकली कंप्लीट। ये देख ध्यान से रखना, क्लोज कपलेट क्या होता है? एक राइम से होता है, राइम्ड होता है, और दूसरा इसमें जो ग्रामेटिकली और लॉजिकली जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद है क्लोजेस्ट ड्रामा। किसे कहते हैं क्लोजेस्ट ड्रामा? इट इज अ प्ले विच इज मोर रीड देन द परफॉर्म्ड। देखो परफॉर्म कम किया जाता है और पढ़ा ज्यादा आ जाता है। जैसे कीट्स ओथो द ग्रेट, ओथो द ग्रेट, कीट्स का जो ओथो द ग्रेट था वो इसका एग्जाम्पल है, इसको क्लोजेस्ट ड्रामा बोला जाता है। इसके ऊपर एक्टिंग बहुत कम होती है लेकिन इसको पढ़ा ज्यादा जाता है। उसके बाद है जी कॉकनी स्कूल। कॉकनी स्कूल क्या है? इट इज अ निक नेम विच वॉज गिवन बाय ब्लैकवुड्स मैगजीन टू लंडन बेस्ड रोमांटिक पोइट्स सच एज ले हंट, कीट्स, हैजलिट एंड देयर फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट है आपका कॉलेज। कोटेशंस, allusions and foreign expressions are merged in poems to create a wide spectrum and give a kind of surprise। जब आप कोई बाहर से किसी और की कोटेशन यूज करते हो, allusions यूज करते हो और फॉरेन एक्सप्रेशन यूज करते हो, उसको बोलते हैं कोलाज। तो क्या बोला जाता है? कोलाज। कोलेट क्या होता है जी? कंपेयरिंग क्रिटिकली अ टेक्स्ट इज, देखो क्रिटिकली किसी टेक्स्ट को कंपेयर करना उसको कोलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलेट। कॉमेडी का आपको पता ही है, हंसी मजाक करना, ह्यूमर करना। कॉमेडी ऑफ मैनर किसे कहा जाता है? कॉमेडी ऑफ मैनर इज अ रियलिस्टिक कॉमेडी ऑफ इंटरव्यू। इट इज रेगुलरली amorous, it presents witty and sophisticated members of an aristocratic society। देखो ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होता है? जो बड़े लोग होते हैं उनके बीच में जब वो सोफिस्टिकेटेड और मैनरफुल जब आप वो मजाक करते हो तो उसी को ये बोला जाता है। उसके बाद देखिए कॉमनवेल्थ लिटरेचर। कॉमनवेल्थ लिटरेचर कवर्स द लिटरेरी वर्क्स फ्रॉम दोज कंट्रीज विच वंस हैड बीन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड हैड द स्टेटस ऑफ डोमिनेंस। इसी को बोला जाता है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ जैसे आपका जो भी आप मतलब पहले कंट्रीज थी जो ब्रिटिश के अंडर थी, उनके अधीन थी, और वहां पे जब इंग्लिश लिटरेचर ग्रो करता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, तो उसी को बोला जाता है कॉमनवेल्थ लिटरेचर। जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, लेकिन बाद में जैसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, इन्होंने तो अपना खुद का भी जो है वो बना लिया है, अपना इंग्लिश, खुद की इंग्लिश बनाई है, खुद का लिटरेचर है, लेकिन अभी भी उसको कॉमनवेल्थ लिटरेचर के ऊपर के तौर पर देखा जाता है। नेक्स्ट है जी क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या होता है? द टर्म क्रिटिसिज्म डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिटिकोस which means able to discern and judge. One who does the act of judging is called a critic. Dryden was the first to use the term in proper sense. जब आप किसी चीज को, किसी टेक्स्ट को, किसी नॉवल को, किसी पोएम को जज करते हो, पढ़ते हो, तो उसको बोला जाता है क्रिटिक। उसके बाद है क्वालिफिकेशंस ऑफ अ क्रिटिक। ये क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है क्रिटिक बनने के लिए? अ मैन ऑफ रियल ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी, जिनका अच्छा है, साउंड कॉमन सेंस, widely read, proper training and technical skill in the different branches of literature, free from all prejudice, imaginative sympathy,
एंड अ साउंड नॉलेज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, ये सब जिसके अंदर हैं वो एक अच्छा क्रिटिक हो सकता है। उसके बाद है ड्रामा ऑफ आइडियाज, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जीबी शॉ ऑफ येट्स। Drama of ideas is a type of discussion play. In it, ideas clash. Hostile ideology reveal problems. Such drama has a little action. There is only discussion. Action कम होता है, discussion ज्यादा होता है. Characters also express ideas. Conflicts, the essence of drama. This conflict comes through the opposing ideas of different characters. It entertains the people through ideas. The ideal example is Arms and the Man. In Arms and the Man, nothing happens except discussion. कुछ नहीं होता सिवाय डिस्कशन के. Ibsen Shaw, Galsworthy and Granville Barker are the chief exponents of the drama of ideas. इसको बोला जाता है ड्रामा ऑफ आइडियाज. उसके बाद है ड्रामेटिक मोनोलॉग. ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है जी? इज अ टाइप ऑफ नैरेटिव पोएट्री इन विच अ सिंगल कैरेक्टर स्पीक्स. बिल्कुल यही इसका आंसर है. जिस पोएट्री के अंदर, जिस पोएम के अंदर एक सिंगल कैरेक्टर जो है वो स्पीक करता है, उसी को बोला जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग. नेक्स्ट देखिएगा, एलेजी क्या होती है जी? एलेजी इज अ पोएम ऑफ मॉर्निंग. एक तरीके से आप इसको शोक गीत बोल सकते हो. इन इट अ पोइट एक्सप्रेसेस हिज सोरो ऑन द डेथ ऑफ हिज dear and near, personal or subjective, or on the suffering of humanity in general, impersonal or objective. Coleridge speaks of the elegy as the form of poetry natural to a reflective mind. Such poetry has something of Phoebe and motify formula. Where are they? Lamenting for the past. कहने की बात ये है, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं कि एलेजी का मतलब शोक गीत होता है. आप किसी चीज के ऊपर रो रहे होते हो, दुख प्रकट कर रहे होते हो, उसी को बोला जाता है एलेगी. नेक्स्ट देखिएगा, एपिक क्या होता है जी? एपिक, एपिक बिल्कुल फर्स्ट लाइन में आंसर मिल जाएगा. एन एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम विद अ हीरोइक थीम एंड एलिवेटेड स्टाइल. इट नरेट्स द डीड ऑफ द वॉरियर्स एंड हीरोज. इट मेक्स The use of rhetoric. It is generally divided into 12 books. देखिए जैसे हमारा महाभारत है, रामायण है, तो वो एक एपिक है जिसको हिंदी में बोलते हैं महाकाव्य, जो बहुत बड़ा होता है, बिग इन साइज, ह्यूज इन साइज, उसको बोला जाता है एपिक. नेक्स्ट देखिएगा, इसके एग्जांपल्स द डिवाइन कॉमेडी, स्पेंसर्स द फेयरी क्वीन, पैराडाइज रीगेंड, ये सारे के सारे इसके अंदर बताए गए हैं. तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट आपका एपिस्ट्रोफी, या इसको एपिफोरा भी बोलते हैं. ये क्या होता है? इट इज द रिपीटिशन ऑफ द एंड्स ऑफ द टू और मोर सक्सेसिव. देखो एनाफोरा और एपिफोरा दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट. एनाफोरा में हमने क्या देखा था? बिगिनिंग में कोई फ्रेज है, कोई वर्ड है, वो रिपीट हो रहा है, और ये लास्ट में होता है, एंडिंग में होता है. क्लियर? जैसे गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, शैल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ. इसी को बोला जाता है एपिफोरा और एपिस्ट्रोफी. उसके बाद आता है एपिथेट. एपिथेट इज अ डिस्क्रिप्टिव टर्म. इट इज एन एडजेक्टिव और phrase which expresses a quality or attribute. This quality or attribute becomes the characteristics of the person or thing. It is used to add the name of the person or thing or place. Alexander the Great is in instance. देखो जैसे साउथ इंडिया, आप लोगों को थोड़ा सिंपल वे में बताता हूं कि जैसे साउथ इंडिया की मूवी है, ठीक है, उनके साथ जैसे वो लिखा जाता है, जैसे इसमें लिखा जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, विनाशक द डिस्ट्रॉयर. तो इस तरीके से जो आप यूज करते हैं उसको बोला जाता है एपिथेट. ऐसे का आपको पता ही, ऐसे क्या होता है? एन ऐसे इज अ लूज सैली ऑफ द माइंड एंड इरेगुलर अनडाइजेस्टेड पीस, नॉट अ रेगुलर एंड ऑर्डरली परफॉर्मेंस. डॉक्टर जॉनसन ने ऐसा कहा है. Bacon speaks of essays as dispersed meditations. The term has been derived from the French word essai, which means attempt. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उस पे जब हम चलते हैं, ये है आपका एक्सप्रेशनिज्म. एक्सप्रेशनिज्म क्या होता है?
This term refers to a modernist movement. It occurred in Germany in the early 20th century. It is a movement the artist does not describe objective reality. He is interested in subjective expression of the inner experience. जब वो ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन करता है किसी इनर एक्सपीरियंस का, उसको बोला जाता है एक्सप्रेशनिज्म. He likes to express the meaning of emotional experience rather than physical reality. He avoids the representation of external reality. He has his personal vision of the world and he likes to project this personal visions. Clear? आगे देखिए, नेक्स्ट उस पर चलते हैं. ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन के ऊपर बताया गया है. देखिए इसमें आगे बात करते हैं फेबल की. फेबल क्या होता है? इट इज अ शॉर्ट नैरेटिव विच कन्वेज मॉरल इंस्ट्रक्शंस. द कैरेक्टर्स इन आर यूजुअली एनिमल्स एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स. जब एनिमल और इनएनिमेट्स ऑब्जेक्ट कैरेक्टर्स हों और एक मॉरल इंस्ट्रक्शन उसके अंदर दिया गया हो तो वो आपका कहलाता है फेबल. क्या कहलाता है? फेबल. ठीक है. आगे आता है फ्री वर्स. फ्री वर्स क्या होता है जी? फ्री वर्स इज कॉल्ड वर्स लिबर. इट इज विदाउट एनी रेगुलर मीटर. इसके अंदर कोई रेगुलर मीटर नहीं होता है. लाइन लेंथ इज नॉट फिक्स्ड. कितनी लंबी लाइन होनी चाहिए, कितनी छोटी होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता है. इट डिपेंड्स ऑन द नेचुरल स्पीच रिदम्स. जो नेचुरल स्पीच रिदम्स है उसी के ऊपर डिपेंड करती है. जैसे वोल्ट विटमैन थे जो एक अमेरिकन पोइट थे, हु हैज डेवलप्ड, जिन्होंने इसको डेवलप किया. हॉपकिंस, इजरा पाउंड, इलियट, लॉरेंस, विलियम कैर्लोस विलियम्स आर अ few names who have made good use of free verse. उसके बाद आता है जी नेक्स्ट आपका हीरोइक कपलेट. हीरोइक कपलेट में जब बात करते हैं, हीरोइक कपलेट इज अ राइम्ड कपलेट ऑफ इयम्बिक पेंटामीटर. जो इयम्बिक पेंटामीटर होता है यूजुअली क्या है, वो राइम्ड नहीं होता, लेकिन जब इसको राइम्ड किया जाता है तो उसको बोलते हैं हीरोइक कपलेट. उसके बाद है ह्यूमैनिज्म. ह्यूमैनिज्म में क्या आता है जी? ह्यूमैनिज्म इज ओरिजिनली अ स्टडी ऑफ द वर्क्स ऑफ द एंशियंट. द टर्म हैज नाउ कम टू मीन एन एटीट्यूड ऑफ माइंड बेस्ड अपॉन द ह्यूमन वैल्यूज. देखो जब आप एंशियंट चीजों को पढ़ते हो, जो पुरानी जो हमारे इतिहास है, जो साहित्य है, लिटरेचर है, उसको जब आप पढ़ते हो उसको बोलते हैं ह्यूमैनिज्म. उसके बाद आता है जी इयम्बिक मीटर. इयम्बिक मीटर की पहले हम बात कर चुके हैं. जब पोएटिक लाइन होती है, फुट होता है, फीट होता है, इट इज कॉल्ड इयम्बिक मीटर. इसके अंदर सिलेबल्स का जिक्र किया जाता है, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड का. उसके बाद आता है जी इमेजरी. क्या होती है जी? इमेजरी इज द डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन. काल्पनिक जब आप किसी चीज को दिखाते हो तो उसको इमेजरी बोलते हैं. इट इज अ फिगरेटिव लैंग्वेज टू इवोक अ पिक्चर और एन आइडिया इन द माइंड ऑफ द रीडर. जब आप रीडर के दिमाग में कोई आइडिया या कोई पिक्चर क्रिएट करते हो तो उसको बोला जाता है इमेजरी. नेक्स्ट है इंप्रेशनिज्म. इंप्रेशनिज्म क्या होता है? दिस टर्म हैज बीन टेकन फ्रॉम द क्लॉड मोनेट्स पेंटिंग इंप्रेशंस सोले लेवेंट. दिस पेंटिंग इज फर्स्ट एग्जिबिट इन द पेरिस इन 18. It is a school of painters. These painters are concerned with the transitory effects of light. They want to present the fleeting impression from a subjective viewpoint. They are not in the favor for its precise representation. What they want is presentation according to the perception of the spectators. उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो है वो आपका इंटीरियर मोनोलॉग. इंटीरियर मोनोलॉग क्या होता है जी? Interior monologue is an attempt to convey in words the incoherent sequence of thoughts which passes through a person's mind. देखो किसी पर्सन के दिमाग में जो थॉट चलती हैं और उनका जो सीक्वेंस है वो इनकोहेरेंट होता है, मतलब वो मेल नहीं खाता उन थॉट्स का जो सीक्वेंस है. ठीक है. और इसको जब दिखाया जाता है, बताया जाता है, तो उसी को बोला जाता है इंटीरियर मोनोलॉग. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरल्यूड. इंटरल्यूड क्या है जी? It is a short performance often partial, usually sandwiched between the acts of a long play. जैसे इंटरल्यूड का मतलब कोई बड़ा प्ले चला हुआ है, जैसे हम रामलीला देखते थे बचपन में, तो उसमें बीच में क्या आता, कोई जोकर आता था कोई मजाक करने के लिए, तो उसको बोला जाता है इंटरल्यूड, ताकि बीच बीच में आपको एंटरटेनमेंट मिलता है.
नेक्स्ट आता है जी आपका इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? जनरली इन पोइट्री इन्वर्जन इज यूज्ड टू मेंटेन अ पर्टिकुलर मीटर और राइम स्कीम। द रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड इज नोन एज इन्वर्जन। देखो मान लो कोई भी वर्ड ऑर्डर है, उसको आप रिवर्सली यूज करते हो तो इसको बोला जाता है इन्वर्जन। क्लियर? उसके बाद है किचन सिंक रियलिज्म। क्या होता है जी? ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट बता रहे हैं आपको, जरूरी आपको नॉलेज होना इन चीज के लिए जरूरी। किचन सिंक रियलिज्म इज ऑल्सो नोन एज किचन सिंक ड्रामा। इट इज कल्चरल मूवमेंट विच डेवलप्ड इन द लेट 1950s and early 1960s. Its protagonists are generally called angry young men. These angry young men are disillusioned with the modern society. It becomes a style of the play. It describes realistically the lives of its working class characters. It is an example of Obson's look back in anger. ये उसका एग्जाम्पल है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट हम चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा आता है लेक पोइट्स। क्या है जी? ये लेक स्कूल है, लेकर्स, इसको बोला जाता है। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, साउथी आर द लेक पोइट्स। दे लिव्ड इन वन टाइम और अनदर इन द लेक डिस्ट्रिक्ट कुंबरलैंड एंड वेस्टर्न क्या है वेस्टमोरलैंड। द फर्स्ट क्रिटिक टू यूज द टर्म इन प्रिंट वो जेफरी इन अ रिव्यू ऑफ कोलरिज बायोग्राफिया लिटरेना इन अगस्त 1870 एंड एडिनबर्ग रिव्यू। अब देखो जो इसमें क्या बताया गया है, जो डिस्ट्रिक्ट है क्यूम्बरलैंड, वहां पे एक लेक है और वहां पे जो भी रहते थे, जो भी पोइट जितने भी रहे हैं, उनको क्या कहा जाता है? लेक पोइट्स कहा जाता है। लैंग्वेज का तो आपको पता ही होगा, लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स बाय मींस ऑफ स्पीच और साउंड। लिंग्विस्टिक क्या होता है जी? लिंग्विस्टिक किन्हें कहते हैं? लिंग्विस्टिक इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। जो साइंटिफिक स्टडी करता है किसी लैंग्वेज को, उसको लिंग्विस्टिक कहा जाता है। लिरिक क्या होते हैं जी? लिरिक की अगर हम बात करते हैं, द लिरिक ओरिजिनली वाज अ कंपोजिशन टू बी संग विद द लिरिक और हार्प। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ पर्सनल पोएट्री। लिरिक का मतलब होता है ऐसे वर्ड बेटा जिनको गाया जा सकता है, जिनको हम गा सकते हैं, सिंग कर सकते हैं, उन्हीं को बोला जाता है लिरिक। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है मालाप्रोपिज्म। मालाप्रोपिज्म क्या होता है जी? द रिडिकुलस मिसयूज ऑफ अ वर्ड इज मालाप्रोपिज्म। द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द मिसिस मालाप्रोप इन स्टूडेंट्स द राइवल्स। अब देखो किसी यूज का, किसी वर्ड का मजाक के लिए यूज करना, मजाक के ढंग से यूज करना, मालाप्रोपिज्म कहा जाता है उसे। उसके बाद आता है मेमोयर। मेमोयर क्या होता है? मेमोयर इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी though it is written by the author himself. In memoir, the author does not develop his own self. He is interested in the people and events which he knows and witness. देखो ऑटोबायोग्राफी और मेमोर में क्या फर्क है जी? ध्यान से सुनना। ऑटोबायोग्राफी के अंदर आप क्या करते हैं? आपकी खुद की जीवन के बारे में आप लिखते हैं, लेकिन जो मेमोर होता है उसमें आप अपने बारे में ज्यादा कंसर्न नहीं होते, बल्कि उन घटनाओं और उन लोगों के बारे में ज्यादा जिक्र करते हैं जो जिनका आपने विटनेस किया था, जिनको आप जानते थे। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद आता है आपका मेटाफिजिकल पोइट्स। क्या आता है जी? मेटाफिजिकल पोइट्स। अब देखिए इसमें मेटाफिजिकल पोइट्स की बात करते हैं तो जॉन डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। दिस इज द डेरोगेटरी रिमार्क फॉर डन बाय जॉन ड्राइडन in his essay A Discourse Concerning of the Original and the Progress of Satire. It is Dr. Samuel Johnson who extends this term and applies it to the school of poets in the lives of the poets and life of Crowley. जैसे कि Dr. Johnson writes about the beginning of the 17th century appeared a race of writers that may be termed the metaphysical poet. Now the term metaphysical was used for a group of the 17th century poets. अब ये किसके लिए किया जाता है? जो ऐसे पोइट थे जो 17th सेंचुरी में थे, उनके लिए मेटाफिजिकल पोइट जो टर्म है वो यूज की जाती है। दे आर अफेक्टेड मोर और लेस बाय जॉन डन इन यूजिंग द सेम पोएटिक इमेज इन सेकुलर एज वेल एज रिलीजियस पोएट्री। क्लीवलैंड, मार्वेल, कॉवलेस आर सम पोइट्स हु आर नोन फॉर सेकुलर पोएट्री, while Herbert, Vaughan, Crasso and Traherne are known for the religious poetry. इसमें क्या होता है? डिस्प्ले ऑफ लर्निंग, एक्सप्रेशंस टू न्यू थॉट्स एंड आइडियाज, इंटेलेक्चुअल अपील,
use of the far-fetched images, obscure style, mystical touches are some characteristics of the metaphysical poets. नेक्स्ट देखिएगा, आगे इसी को एक्सप्लेन किया गया है बिल्कुल डिटेल में. नेक्स्ट हम पहुंचते हैं मीटर. मीटर क्या होता है? मीटर कहा जाता है जी अ स्कीम ऑफ वर्सिफिकेशन इज नोन एज मीटर. मीटर इज द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड लेवल. जैसे आप कोई लाइन लिखते हो उसके अंदर जो वर्ड यूज किए है, वर्ड मिलके बनता है सिलेबल से, और सिलेबल्स एक तरह से एक अनस्ट्रेस्ड होता है और एक स्ट्रेस्ड होता है. इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को वर्ड्स कहा जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं मोक एपिक. अ मोक एपिक इज अ पैरोडी ऑफ सीरियस फॉर्म ऑफ एपिक. इट्स सब्जेक्ट इज वेरी टेरिफाइंग इंसिडेंट द बेस्ट. जैसे एग्जाम्पल इज द पोप्स द रेप ऑफ द लॉक. इसको बोला जाता है जी मोक एपिक. इसमें हंसी मजाक भी चलता है, इसलिए इसको मोक एपिक बोला जाता है. उसके बाद है मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म. ये कौन सी टर्म है? मॉडर्निज्म इज अ मूवमेंट विच बिगिंस इन द लेट 19th century and in the early 20th century. This movement is related to visual art and music and literature and drama. It rejects the old Victorian standards. Rational thinking, logic and the scientific process are the foundation of modernism. The past has much to teach which can be beneficial to the present. Life has a purpose and this purpose should be viewed objectively. Virginia Woolf, James Joyce, T.S. Eliot who makes the 20th century modernism, जिन्होंने 20th century को मॉडर्निज्म बनाया था. नेक्स्ट हम बात करते हैं, मॉडर्निज्म को पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है. आधुनिक कवि जिनको बोलते हैं आधुनिक काल लिटरेचर के अंदर. अब पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करें तो एक जनरल एंड समटाइम्स कंट्रोवर्शियल भी होता है टर्म यूज्ड टू रेफर टू चेंजेस, डेवलपमेंट्स एंड टेंडेंसीज व्हिच हैव टेकन प्लेस एंड आर टेकिंग प्लेस इन लिटरेचर, art, music, architecture, philosophy, science. In the 1940-50, post-modernism is different from modernism. Even a reaction against it. उसके खिलाफ है, बिल्कुल उसका अपोजिट है. It is amorphous by nature. तो जो मॉडर्निज्म है उसी का उल्टा है बिल्कुल पोस्ट मॉडर्निज्म, जिसके बारे में हमने बात की है. तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है मोनोडी. क्या होता है मोनोडी? इट इज अ पोएम स्पेशली ऑफ द मॉर्निंग स्पोकन बाय वन पर्सन ओनली. मिल्टन्स लिसाइड. ये क्या है? लिसिडास इज इन इट्स एग्जांपल. लिसिडास. अब देखो जैसे हमारे गांव देहात में हम देखते हैं कि पहले क्या होता था कि जैसे मान लो कोई मर जाता था तो वहां पे स्पेशली रोने और गाने के लिए एक को हायर किया जाता था, और वही सेम इस तरह की जो पोएम लिखना है वो मोनोडी कहलाता है. आगे आता है जी मूड. मूड क्या है इसके अंदर लिटरेचर के अंदर? द पोइट क्रिएट्स अ फीलिंग. दिस फीलिंग बिकॉज ऑफ फॉर द रीडर. द स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ द पोएम सजेस्ट द एटमोस्फियर विच इज नोन एज द मूड. डिक्सन्स प्ले इज अ ग्रेट पार्ट इन क्रिएटिंग मूड. अब देखो मूड का आपको पता है भी किस ढंग से, किस भाव के साथ वो बात की गई है. मूड मतलब भाव. आपने भाव देखना होता है भी किस भाव में वो बात की गई है. मिस्टिसिज्म क्या होता है? मिस्टिसिज्म यहाँ पे देखो, मिस्टिसिज्म इज अ टीचिंग एंड बिलीफ इन इट नॉलेज ऑफ गॉड एंड ऑफ रियल ट्रूथ बी ऑब्टेन्ड थ्रू द मेडिटेशंस एंड स्पिरिचुअल इंसिडेंट. जब ऐसा आप बातें और अपने उसके बारे में कुछ आप लिखते हो तो उसको मिस्टिसिज्म बोला जाता है. नेक्स्ट देखिएगा मिथ. क्या होता है जी मिथ? मिथ कहलाता है आपका इट इज अ ट्रेडिशनल स्टोरी ऑफ अननोन ऑथरशिप. इट इज यूजुअली सर्व्स टू एक्सप्लेन सम फिनोमिनन, कस्टम एटसेट्रा. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक टर्म मुथोस. मुथोस विच मीन्स एनीथिंग अटर्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ. ठीक है. नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होता है? This phrase is used by kids. It is a quality which a man possesses when he is capable of bearing uncertainties, mysteries, doubts without any irritable
रीचिंग आफ्टर द फैक्ट एंड रीजन, जब आप बिना कोई फैक्ट और रीजन के पहुंचने के किसी फैक्ट और रीजन के बाद पहुंचने के बाद आप इरिटेट नहीं होते हो और आप सहन कर सकते हो अनसर्टेनिटीज को, मिस्ट्रीज को, डाउट्स को, इसी को बोला जाता है नेगेटिव कैपेबिलिटी। उसके बाद आता है जी नियो क्लासिज्म। नियो क्लासिज्म क्या होता है? द टर्म नियो क्लासिज्म इज अप्लाइड टू एनी स्कूल विच फॉलोज क्लासिकल रूल्स एंड द क्लासिकल क्वालिटीज ऑफ बैलेंस, प्रोपोर्शन एंड रिस्ट्रेन। देखो पुराने ढंग से, जो क्लासिक ढंग से, जो क्लासिक मतलब प्रिंसिपल्स थे किसी पोएट्री को, लिटरेचर को लिखने के, जब आप उनको यूज करते हैं तो उसी को बोला जाता है नियो क्लासिज्म। नेक्स्ट है आपका, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल बताएंगे। उसके बाद आता है जी नोवेल। नोवेल क्या होता है? द टर्म नोवेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेला। द स्पेनिश टर्म फॉर द नोवेल इज नोवेला। द फ्रेंच टर्म इज नोवेली। इट इज अ प्रोज नरेटिव मीन्ड फॉर रीडिंग, नॉट फॉर एनेक्टिंग। देखो ये एक्टिंग के लिए नहीं होता, बल्कि ये नरेटिव मीन के लिए, इसको रीडिंग के लिए इसको लिखा जाता है। इट इज अ पॉकेट थिएटर, इसको पॉकेट थिएटर भी कहा जाता है, विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ प्ले एक्सेप्ट विजुअल। सिर्फ विजुअलाइजेशन इसके अंदर नहीं होता, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट्स जो एक प्ले के इसके अंदर होते हैं। जैसे मेरेडिथ, इट इज अ समरी ऑफ एक्चुअल लाइफ। वाइल द प्रिस्ले ने क्या कहा? इट इज अ नरेटिव इन प्रोज ट्रीटिंग chiefly of imaginary characters and events. In contemporary practice, a novel will be between 60-70,000 words और 2 lakhs words के बीच में इसको लिखा जाता है। कुछ आगे हमने जिक्र किया है किसके बारे में, जो कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे जॉर्ज इलियट, एडम रीड, द मिल ऑफ द फॉल्स, ये आपने सारे पढ़े होंगे। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद बात करते हैं कि ओड क्या होता है। ओड, एन ओड इज अ लिरिक इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। एक तरह से किसी कोई चीज एड्रेस की जाती है, डिग्निफाइड इन थीम, फीलिंग, स्टाइल एंड टोन। इन एंशियंट ग्रीस इट वॉज संग बाय अ नंबर ऑफ पीपल इन पब्लिक ऑन सम इंपॉर्टेंट ओकेजन। देखो पहले क्या होता था ग्रीस के अंदर, जब कोई इंपॉर्टेंट टाइम होता था, कोई इवेंट होता था, वहां पे लोग इसको गाते थे, ठीक है। इट एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ अ होल नेशन और ट्राइब, किसी भी ट्राइब का या पूरे पूरे नेशन का फीलिंग को ये एक्सप्रेस करता है। इट हैज 3 मोमेंट्स, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड एपोड। द सिंगर्स चोर्स मूव टू वन साइड ड्यूरिंग टू द स्ट्रोफी, बैकवर्ड ड्यूरिंग टू द एंटीस्ट्रोफी एंड स्टैंड स्टिल ड्यूरिंग द एपोड। दिस इज नोन एज पिंडारिक and Pindaric odes are written to celebrate, praise and glorify someone। यानी कि किसी को कोई चीज एड्रेस करना, किसी को कोई चीज, जैसे आजकल बोलते हैं ना कि एक तरह से ट्रिब्यूट, उसको जो है ओड कहा जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये सारे के सारे आपके इरेगुलर ओड। इरेगुलर ओड क्या होता है? देखो इरेगुलर ओड होता है विच इज कॉल्ड द कॉवलियन ओड, यूजुअली राइम, इसके अंदर राइम यूज की जाती है, बट नो द 3 पार्ट्स ऑफ फॉर्म फ्रॉम द पिंडारिक ओड। लेकिन जैसे पिंडारिक ओड में 3 पार्ट फॉर्म यूज की जाती थी, वैसा इसमें नहीं होता है। इसमें 2 और 4 लाइन स्टैंजा ऑफ द हॉर्टेरियन ओड। वर्ड्सवर्थ ओड टू इमिटेशन टू मोरालिटी इज द रिप्रेजेंटेटिव इरेगुलर ओड। जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था ना ओड, कौन सा लिखा था? इमिटेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, वो इसका एक एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिएगा ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है जी? ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है आपका, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मेल्स हु हैव अ डिजायर टू पासिस द मदर सेक्सुअली। When it remains unresolved, it is convinced as a source of adult personality disorder। इसी को बोला जाता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाता है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ये सर स्टॉप।